गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करेंगे MCQ ऑफ लेसन 9 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समांतर माध्य। आज का जो ये लेसन है हमारा फोकस इसी के ऊपर रहेगा, समांतर माध्य के ऊपर। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या हैं या केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है। तो देखो बच्चों, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है, व्हाट इज ए सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी सांख्यिकी श्रृंखला के, हमने यहाँ पर देखना है सांख्यिकी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य या प्रतिनिधि मूल्य से है। देखो बच्चों, केंद्र में जो मूल्य होता है, बीच में जो मूल्य होता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। लेकिन किसके? सांख्यिकी श्रृंखला के। इसको और अच्छे से हम आपको बताएंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से अभिप्राय सांख्यिकीय विश्लेषण की उन विधियों से है जिनके द्वारा किसी श्रेणी के चर का ऐसा मूल्य अर्थात औसत ज्ञात किया जाता है जो सारी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, सारी श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी केंद्रीय प्रवृत्ति। बच्चों, अब हम कराएंगे MCQ। आपके सामने आ रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, और जिनमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, आप देख रहे हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? गणितीय औसत का एक प्रकार है। गणितीय औसत, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन है गणितीय औसत का एक प्रकार है। मध्य का विभाजन मूल्य, बहुलक, इनमें से कोई नहीं। बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है D, इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो औसत है उसके दो प्रकार होते हैं। पहला क्या है? एक होता है गणितीय औसत, गणितीय औसत, और एक होता है स्थिति संबंधी औसत। देखो बच्चों, गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। गणितीय औसत के भी तीन प्रकार होते हैं। वो क्या होते हैं? हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। इसके तीन प्रकार होते हैं। स्थिति संबंधी औसत के भी तीन प्रकार होते हैं, मीन, मीडियन, बहुलक, मोड। यानी कि देखिएगा, बहुलक को Z से और मीडियन को M से, और पार्टीजन वैल्यू, पार्टीजन वैल्यू यानी कि विभाजन मूल्य। देखो बच्चों, दोबारा से मैं तुम्हें बता देती हूँ, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं कि हमने क्या फोकस करना है यहाँ पर, कि औसत कितने प्रकार के होते हैं। हमें पता होना चाहिए कि औसत दो प्रकार के होते हैं। जो औसत हैं उसके दो प्रकार हैं, और गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। तो जो गणितीय औसत है उसमें हमने बताया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये हैं गणितीय औसत। यानी कि इसका मतलब है समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और इनमें से गणितीय औसत के प्रकार हैं ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य। इनमें से यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक होता है स्थिति संबंधी औसत, उसके भी तीन प्रकार हैं, जैसे बहुलक, मध्य का, विभाजन मूल्य। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि स्थिति संबंधी औसत या पोजिशनल एवरेज पोजीशन को बताते कि वो कहाँ पर उसकी पोजीशन है। अब इसको हम क्लियर करते हैं, आपको मैं दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर आप देखेंगे, ये बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे नोट करेंगे कि सांख्यिकीय औसत के प्रकार। औसत को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा जाता है, गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत, मैथमेटिकल एवरेजेज एंड पोजिशनल एवरेजेज। अब देखिएगा, गणितीय औसत के तीन प्रकार हैं, समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। आपने देखा ये तीनों, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। और स्थिति संबंधी जो पोजिशनल एवरेज हैं वो क्या है? मध्य का, विभाजन मूल्य और बहुलक। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर हाल में पेपर में आएगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है। मैथमेटिकल एवरेज क्या है और पोजिशनल एवरेज क्या है। तो अब हम वापस चलते हैं अपने MCQ की तरफ। सेकंड MCQ हमारे सामने है बच्चों, अभी देखते हैं।
दूसरा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, समांतर माध्य का सूत्र है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स, ये नहीं है। एक्स बार सिग्मा एक्स बटे एन, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है बच्चों बी, क्योंकि एक्स बार बटे एन ये सही है। सिग्मा एक्स माइनस एन ये भी गलत है, इनमें से कोई ये भी गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिएगा सिग्मा एक्स बटे एन और ये क्या हो जाएगा एक्स बार, ये सही ऑप्शन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, देखो निम्नलिखित समंकों का समांतर माध्य है। देखो बच्चों समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे, जो भी ये लाइन है, जो भी ये सीरीज है, तो इन सब को जोड़ लेंगे और ये जितने अक्षर हैं उससे भाग दे देंगे। अभी जैसे मैं करके दिखा देती हूँ, देखिएगा हमने अभी बताया था आपको फार्मूले में क्या बताया था कि सिग्मा एक्स, पहले तो हम सिग्मा एक्स करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, और एक्स का जितने भी एक्स की इकाइयां उनको जोड़ लेंगे, जैसे 5 जमा 7 जमा 9 जमा 15 जमा 20। अब हमने देखा, देखिएगा 7 और 5 12, 12 और 9 12 और 9 21 होता है, और 21 और 15, 21 में हम 5 जोड़ेंगे 26, 36, 36 में 20 जोड़े तो हमने ये बन गया 36 और 46 और 10 हो गया 56, 56 हो गया। और भाग में हम क्या करेंगे, भाग में 1 2 3 4 5, भाग में करेंगे हम 5। जब हमने इसको भाग दिया 5 × 5, फिर 5 × 5, फिर 5 × 2 जा, ऐसा कुछ है आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में 10 है, ऑप्शन बी में 10.2 है, ऑप्शन सी में 11.2 है, जबकि हमारा उत्तर भी 11.2 था। तो बच्चों इस प्रकार से हम इसका उत्तर निकाल पाएंगे कि 11.2 इसका समांतर माध्य। हमने क्या किया, सभी को जोड़ा और जितने अक्षर थे उतने से भाग दे दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य 20 है। देखो बच्चों यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि जो समांतर माध्य यानी कि एक्स बार जो है वो है 20, और इसका अज्ञात मूल्य ज्ञात कीजिएगा। ये तो बहुत आसान है, कैसे कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो 20 है और ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो 20 = नीचे 5 लिख लेंगे और ये सभी को जोड़ देंगे, तो 20 और 30 हो गए 50 और 10 60, ये हो गए 75, 75 जमा एक्स हम कर लेंगे। अब हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 100 आ जाएगा हमारे पास, 100 और ये 75 इधर चला गया, माइनस में 75 = 25। अब हमने ढूंढना ऑप्शन बच्चों, तो हम यहाँ देखेंगे जो हमारा ऑप्शन ए है 10 ये नहीं है, बी है 15 ये भी नहीं है, सी है 5 ये भी नहीं है, डी है 25 ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि हमारा उत्तर निकला है और हम डी ऑप्शन पर लगा देंगे निशान। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है बच्चों, सामूहिक समांतर माध्य को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। सामूहिक समांतर माध्य को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है। देखो बच्चों सामूहिक समांतर माध्य को किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे x बार 1 2, ये तो ठीक है, x1 जमा x2 जमा xn। यहाँ पर हमने देखा ये फार्मूला गलत है, क्योंकि देखो इसमें केवल सामूहिक समांतर माध्य है, दो श्रृंखलाओं का समांतर माध्य निकालना है तो अलग अलग होगा, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है x12 x बार 1 n1 x1 बार n1 जमा में x2 बार n2, ये सही ऑप्शन है। n1 जमा में n2 ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें दोनों श्रृंखलाओं को लिया गया है, दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ा गया है और जोड़ के इससे भाग कर दिया गया है। यहाँ पर n1 लिया नहीं गया है, बल्कि ये हमारा जो बी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है, तो मुझे ये सही लग रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल राइट है, ये गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी श्रृंखला का समांतर माध्य 15 है, यानी कि x बार क्या है 15 है, और यदि इस श्रृंखला में के सभी मदों में 3 जोड़ दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। देखो बच्चों इसको ध्यान से देखना, बहुत आसान है, लेकिन आपको ये लगेगा पता नहीं कौन सा, तुक्का नहीं मारना। देखो 5 होगा, ए ऑप्शन है गलत है, 12 होगा ये भी गलत है, 18 होगा ये सही है बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिएगा डी नहीं है ये भी गलत है।
तो ये 18 है इसका, क्योंकि देखिएगा अगर किसी श्रृंखला का समांतर माध्य में और इस श्रृंखला उस श्रृंखला में जितने भी मद जोड़े जाते हैं ना वो उतना ही बढ़ जाता है। तो 15 की बजाय ये 18 हो गया। अगर इसमें से घटा देते ना, श्रृंखला के सभी मदों में से 3 घटा देते तो 15 में से 3 गए 12 हो जाता। तो इस तरह से ये आएगा। तो गुणा करें, जमा करें या भाग करें या घटाएं, वो उतना ही रह जाता है। ये मैं आपको आगे इसका रूल दिखाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत श्रृंखला में लघु विधि द्वारा समांतर माध्य किस सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। देखो बच्चों, लघु विधि, शॉर्टकट मेथड। अब इसमें क्या होता है, कल्पित माध्य लिया जाता है, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि जो माध्य है ना वो मान लिया जाता है कल्पना करके, कल्पित माध्य उसको हम बोलते हैं या एज्यूम्ड मीन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन है इसमें, तो एज्यूम्ड मीन ए कोई चीज़ है ही नहीं, तो इसलिए ये नहीं है। बी है एक्स बार ए प्लस सिग्मा डी। ये डी का मतलब होता है डेविएशन, डी का मतलब होता है डेविएशन, यानी कि वहाँ से डेविएट किया है, उसको डेविएट किया जाता है, और बटे में एन। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बच्चों। सातवां जो क्वेश्चन है इसका जो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बी है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड यही है। और सी ऑप्शन है सिग्मा एक्स जमा बटे एन जमा ए, ये नहीं है। और एक्स बार सिग्मा एफ एक्स, इसमें तो फ्रीक्वेंसी आ गई, ये भी नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन बी है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हम करेंगे रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरें। खाली स्थान भरने हैं हमने, तो अब यहाँ पर हम फटाफट देखेंगे कि खाली स्थान किस प्रकार से हमने भरने हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी डैश के केंद्रीय मूल्य से है। देखो बच्चों, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देना है आपने, क्या आएगा, सांख्यिकी श्रृंखला आएगी या संख्या आएगी। तो अभी पहला ही क्वेश्चन जब हमने एमसीक्यू कराया था तो उसमें बताया था भाई इस पर ध्यान देना है, सांख्यिकी श्रृंखला आएगी। तो यहाँ पर जो सही है वो सांख्यिकी श्रृंखला है, संख्या नहीं है। अगला है, डैश नीतियों के निर्धारण में औसत के अनुमान से सहायता मिलती है। तो देखो, आर्थिक या सामाजिक, देखो यहाँ पर औसत के अनुमान से संख्यात्मक जो तत्व लिए जाते हैं तो वो आर्थिक नीतियों के निर्धारण में लिए जाते हैं। आर्थिक, यहाँ पर हमारा देखो आर्थिक या सामाजिक, तो आर्थिक हमारा सही है, यहाँ पर आएगा आर्थिक। अगला क्वेश्चन है, समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग सदैव होता है, सदैव शून्य होता है। इसका मतलब ये है कि जो समांतर माध्य से लिए गए विभिन्न मूल्यों के विचलनों का योग वो क्या होगा, हमेशा शून्य होगा। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारित समांतर माध्य वह है जिसमें, भारित समांतर माध्य वह है जिसमें प्रत्येक मद को उसके डैश महत्व के अनुसार भाग देकर माध्य की गणना की जाती है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तुलनात्मक या रचनात्मक। यहाँ पर आएगा तुलनात्मक। जो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो क्या है, तुलनात्मक। तो ये आ जाएगा। आगे है, यदि किसी श्रृंखला की सभी मदों में से किसी निश्चित संख्या को घटा दिया जाए तो उस श्रृंखला का माध्य उतना ही कम हो जाएगा। देखो, घटा दिया जाए, हमने यहाँ पर क्या फोकस करना है कि घटा दिया जाए तो कम होगा और बढ़ा दिया जाएगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर घटा दिया जाए तो हमने दो ऑप्शन में से छांटना है, कम या बढ़ा। बढ़ तो हमारा कम उत्तर होगा, कम हो जाएगा। समांतर माध्यों के आधार पर समूह की तुलना करना, समूह की तुलना करना डैश हो सकता है। देखिएगा, यहाँ पर क्या है कि समांतर माध्यों के आधार पर समूह की तुलना करना डैश हो सकता है, आसान या मुश्किल। बिल्कुल ठीक है, आसान हो सकता है, क्योंकि उसके आधार पर हम तुलना करेंगे तो आसान हो जाएगा, मुश्किल नहीं होगा। आगे है, समांतर माध्य पर, समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता है या अधिक पड़ता है। यहाँ पर हमने देखना कौन सा ठीक है, नहीं पड़ता है या अधिक पड़ता है। तो देखो बच्चों, समांतर माध्य पर, समांतर माध्य पर सीमांत मूल्यों का प्रभाव बहुत ज़्यादा यानी कि अधिक पड़ता है, ये अधिक वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू और फॉल्स, यानी कि सत्य और असत्य हमने बताना है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है।
तो देखो बच्चों, अभी पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स वाला। केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य से है, किसी संख्या के केंद्रीय मूल्य से। यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देंगे, पहला क्वेश्चन उसमें भी था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी था और एमसीक्यू में भी था। केंद्रीय प्रवृत्ति से अभिप्राय किसी संख्या के केंद्रीय मूल्य से, ये असत्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा, सांख्यिकीय श्रृंखला आएगा, संख्या से बात नहीं बनेगी, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि फॉल्स है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला का औसत मूल्य श्रृंखला की सभी मदों की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि औसत मूल्य है जो सभी का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है, औसत का मुख्य उद्देश्य सरल और व्यवस्थित आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं का एक कठिन या विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। ध्यान से देखना, इसको कठिन अथवा विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। क्यों भाई? देखो, औसत का मुख्य उद्देश्य है सरल और व्यवस्थित आंकड़ों की मुख्य विशेषताओं का एक कठिन, ऐसा किसी का उद्देश्य हो ही नहीं सकता कठिन और विस्तृत विवरण करेगा, वो तो आसान करेगा, तो इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा औसत ऐसा होना चाहिए कि उसका गणितीय तथा बीजगणित विवेचन संभव हो सके। तो ये सत्य है या असत्य? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बीजगणितीय या गणितीय उसका विवेचन संभव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, समांतर माध्य वह माध्य है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के, किसी श्रृंखला के सभी मदों के मूल्य के जोड़ को उनकी संख्या से गुणा कर देने से प्राप्त होती है। देखिएगा, यहाँ पर हमने क्या देखना है, समांतर माध्य वह माध्य है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के मूल्यों के जोड़ को उनकी संख्या से गुणा कर देने से, यहाँ पर गुणा गलत है, भाग आएगा। क्या आएगा? भाग देने पर प्राप्त होती है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? असत्य कहेंगे, कि ये हमारा गलत है, हमारा गलत है, यानी कि असत्य है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंखला के प्रत्येक मद के मूल्य में से कल्पित माध्य को घटाकर जो अंतर आता है उसे विचलन कहते हैं। बिल्कुल सही है, डेविएशन कहते हैं, डेविएट कर लेते हैं हम उसको, विचलन कहते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का समांतर माध्य 10 है। ये जो श्रृंखलाएं हैं इनका समांतर माध्य 10 है। क्या ये सही है? तो कोई बात नहीं, हम इनको जोड़कर देख लेते हैं। 7 + 9 + 8 + 12, 12 और 8 होता है 20, 9 और 7 16, यानी कि टोटल आ गया 36। हमने सभी को जोड़ा और कितनी संख्याएं थी? 1 2 3 4, 4 से भाग दिया और 4 9 जा 36। तो ये जो समांतर माध्य 9 होना चाहिए था, इसलिए ये क्या हुआ? असत्य है, असत्य हुआ, ये फॉल्स हुआ। बच्चों क्लियर हो गया कि हम किस प्रकार से उसको समझाते हैं, कि हम पहले निकाल कर देखते हैं। नेक्स्ट है, समांतर माध्य को निम्नलिखित सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है। x बार x1 + x2 + xn -n। ये -n क्यों किया? ये तो बटे में n होना चाहिए था, लेकिन ये गलत है, असत्य है, यानी कि फॉल्स है। क्यों फॉल्स है ये हमने बता दिया, क्योंकि ये क्या होगा? x1 + x2 + xn और बटे में n, और तब आएगा x बार, तो इसलिए फॉल्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे MCQ ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी आपको कराना चाहेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से क्या अभिप्राय है? देखो बच्चों, सबसे पहले प्रश्न में हमने बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप सांख्यिकीय श्रृंखला के केंद्रीय मूल्य, और यहाँ पर सांख्यिकीय श्रृंखला अथवा प्रतिनिधि मूल्य को दर्शाते हैं। ये हो गया क्लियर। नेक्स्ट है, औसत किसे कहते हैं? औसत वह संख्या है जो समस्त वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ये भी ठीक है। सांख्यिकीय औसत कितने प्रकार के होते हैं? ये हमने कराया था आपको। ये 2 प्रकार के होते हैं, गणितीय औसत और स्थिति संबंधी औसत। और गणितीय औसत हमने आपको बताया था 3 प्रकार के होते हैं। कौन से? समांतर माध्य,
हरात्मक माध्य है और गुणोत्तर माध्य है। और स्थिति संबंधी औसत कौन से होते हैं? मध्य का बहुलक और विभाजन मूल्य। नेक्स्ट है समांतर माध्य से क्या अभिप्राय है? समांतर माध्य वह माध्य है जो किसी श्रृंखला के सभी मदों के मूल्यों के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देकर प्राप्त होती है। ये भी ठीक है, संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। 5वां क्वेश्चन है 6 लड़कों का जेब खर्च 6, 12, 18, 24, 30 और 36 है। समांतर माध्य ज्ञात कीजिएगा। हम क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ लेंगे और 6 से भाग दे देंगे, हमारा आ गया 21। नेक्स्ट है भारित समांतर माध्य का सूत्र बताइए। देखो बच्चों, भारित समांतर माध्य का सूत्र क्या है कि जैसे हम सिग्मा एक्स करते थे तो यहाँ पर डब्लू यानी कि वेट एक्स बार डब्लू ले लेंगे और बीच में डब्लू डाल देंगे। देखिएगा, सिग्मा डब्लू एक्स और बटे में सिग्मा डब्लू। ओके। 7वां प्रश्न है एक सतत श्रृंखला के समांतर माध्य निकालने का सूत्र बताइए। यानी कि सतत श्रृंखला, एक जो कंटिन्यूस जो सीरीज है उसका सूत्र क्या होगा? देखो बच्चों, उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवर्ती आ जाएगी और उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स बार और ए ये होता कल्पित माध्य या अज्यूम्ड मीन जमा सिग्मा एफ, एफ होता फ्रीक्वेंसी, कोई मद कितनी बार आई उसको बोलते हैं आवर्ती या फ्रीक्वेंसी, और ये डी से डेविएशन एफ डी बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ का मतलब होता है एन, संख्याएं। तो ये 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराए बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही है इस लेसन के लिए, और जो बड़े जो क्वेश्चन हैं वो मैं उम्मीद करूँगी कि आप स्वयं ही कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट। आपका दिन शुभ हो और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हों। थैंक यू।